प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए विज्ञान का 2022 पेपर का A to Z सॉल्यूशन लेकर के आ चुके हैं। और इस वीडियो के माध्यम से प्यारे बच्चों इस पूरे पेपर का A to Z सॉल्यूशन यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो प्यारे बच्चों, अगर आप क्लास 10th में हैं और आपको 2023 बोर्ड की एग्जाम देना है तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाली है। वीडियो को ध्यान से देखना, अंत तक जरूर देख लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस कर देना। और प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के यहाँ पे 90% फिक्स हो जाएगा। और ये वीडियो देखने के बाद आप सभी को अदर कोई वीडियो यहाँ पे देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इस वीडियो के माध्यम से आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि बोर्ड के पेपर में किस तरह से कहाँ पे लिखोगे आपको यहाँ पे 90% फिक्स हो सके। ठीक है प्यारे बच्चों, एक बात और आप सभी को मैं यहाँ पे जानकारी प्रोवाइड करना चाहता हूँ कि प्यारे बच्चों, हर एक साल बोर्ड का जो पेपर आता है 7 कोड होता है। बोर्ड के कुल यहाँ पे 7 कोड यहाँ पे फिक्स करता है और मैं एक एक वीडियोस के माध्यम से एक एक कोड के यहाँ पे फुल एनालिसिस करवा दूंगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा कोड होने वाला है वो होने वाला है 824 BO का कोड होने वाला है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से इस पूरे कोड का A to Z जितने यहाँ पे न्यूमेरिकल होंगे, सॉल्यूशन होंगे, यहाँ पे जो भी चीज़ होगा, ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, और सबसे पहले यहाँ पे समझ सकते हो ये क्लास 10th के बच्चों का विज्ञान का 2022 पेपर का ओरिजिनल प्रश्न पत्र होने वाला है। समय आपका यहाँ पे 3 घंटा 15 मिनट का मिलने वाला है। ठीक है, पूर्णांक आपका जो होगा यानी कि 70 नंबर का होने वाला है, हर एक साल की भांति होने वाला है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब की बार थोड़ा सा यहाँ पे चेंज किया गया है कि अब की बार हो क्या रहा है कि आपका प्रश्न पत्र 2 सेक्शन में डिवाइड किए जाएंगे। सेक्शन ए में जो होगा आपका प्यारे बच्चों 20 MCQ आएंगे और सेक्शन बी में डिस्क्रिप्टिव आंसर यानी क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, अब सबसे पहले प्यारे बच्चों, अगर आप इस प्रश्न पत्र को तैयार कर लेते हो तो इसी पैटर्न पे आप सभी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सबसे पहले यहाँ पे पार्ट ए को देखते हैं और पार्ट ए में यहाँ पे MCQ क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, एक एक चीज़ को यहाँ पे बताएंगे किस तरीके से बोर्ड के पेपर में लिखना है, सब कुछ मैं आप सभी को यहाँ पे सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। ठीक ना, आओ समझ सकते हो। जो पहला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि कोई दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता है। दर्पण है, बताना है कि कौन सा दर्पण है जिसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है सदैव सीधा बनता है। ठीक है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, या समतल या उत्तल। ठीक है, तो फिर बच्चों जो समतल होता है या उत्तल दर्पण होता है, इसमें जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है सदैव सीधा बनता है। कैसा बनता है? सदैव सीधा बनता है। जैसे मान लो यहाँ पे कोई वस्तु है, ये मान लो एक मार्कर है, अगर इस मार्कर का अगर हम प्रतिबिंब बनाना चाहेंगे, रिफ्लेक्शन बनाना चाहेंगे, तो सेम टू सेम इसी पैटर्न पे यहाँ पे बन जाएगा। तो कौन सा दर्पण होगा? वो दर्पण होगा समतल या उत्तल। अब इसको बोर्ड के पेपर में लिखेंगे कैसे? यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख देंगे खंड क और यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1, इस तरीके से लिखना है। और यहाँ पे लिख देंगे क, और क का कौन सा ऑप्शन सही है? तो चौथा ऑप्शन सही है। और चौथा यहाँ पे लिख देना है कि समतल या उत्तल। एग्जामिनर यहाँ पे समझ जाएगा और आपको यहाँ पे 1 नंबर आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, चलो अगला हमारे यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है कि सामान्य आंख के लिए दूरबिंदु कितना होता है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर अनंत, या 100 सेंटीमीटर, या 50 सेंटीमीटर। तो सामान्य आंख के लिए जो दूरबिंदु होता है वो होता है हमारा अनंत होता है। कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पे लिख देंगे ख, और ख का कौन सा ऑप्शन सही है? सेकेंड ऑप्शन सही है। यहाँ पे लिख देंगे अनंत। ठीक है, इस तरीके से आप सभी को बोर्ड के पेपर में लिख रहा है। शुरू से एंड तक जरूर वीडियो को देखते रहना, वरना फिर दिक्कत हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलो अगला जो हमारा ये क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल दिया गया है कि किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो 2 सेकेंड में चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा क्या होगी, इसको फाइंड आउट करना है। अब देखो, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक थोड़ा सा यहाँ पे हम मतलब कि रफ वर्क कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सभी को प्यारे बच्चों को पता होगा कि यहाँ पे Q बराबर IT होता है। क्या होता है? Q बराबर IT के बराबर होता है। और यहाँ पे हमारा Q दे दिया है, कितना दिया है? ठीक है, हमारे यहाँ पे I का मान दिया है 2। ठीक है, और समय भी हमारा यहाँ पे दे दिया है 2 सेकेंड। तो 2 × 2 हमारे यहाँ पे Q का मान निकल करके आ जाएगा। तो Q बराबर यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 सेकेंड। कितना सेकेंड? 4 सेकेंड। यहाँ पे हम एक रफ वर्क कर लिए और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 कूलाम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 4 कूलाम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे? यहाँ पे लिखेंगे ग, और ग का पहला ऑप्शन सही है 4 कूलाम। ठीक है, इस तरीके से लिखना है। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन, ये भी MCQ है, इसको भी समझते हैं। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है समझते हैं कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने का नियम है। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ओम का नियम, या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो भी प्रेरित विद्युत धारा होती है उसको हम डायरेक्शन किस नियम से ज्ञात करते हैं? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। अभी मैं बताऊंगा कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है। ठीक है, तर्जनी
उंगली क्या दिखाती है, सब कुछ मैं अंगूठा क्या दिखाता है, सब कुछ मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। अभी आप यहाँ पे ये समझो कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यहाँ पे हम लगाते हैं, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड सही हो जाएगा। घ यहाँ पे क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब चलो हमारा जो अगला यहाँ पे क्वेश्चन समझ सकते हैं, पूछा जा रहा है कि ओम का नियम लिखिए। जो दूसरा क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि ओम का नियम लिखिए और इसके आधार पर एक ओम को परिभाषित कीजिए, ठीक है। एक ओम का परिभाषा लिखना है, कैसे करेंगे इसको समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लगाएंगे हेडिंग, ठीक है। हेडिंग लगाएंगे बढ़िया से। आप सभी को देखो, एक बार और प्यारे बच्चों को ध्यान रखना है, आप सभी को किसी भी कलर वाइज पेन का या मार्कर का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको ब्लू या ब्लैक पेन या मार्कर का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अदरवाइज आपका नंबर यहाँ पे काट दिए जाएंगे, फेल भी हो सकते हो, ठीक है। रेड पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। चलो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 2 और यहाँ पे हम लिखेंगे ओम का नियम, हेडिंग लगाएंगे और इसमें ओम का नियम को बढ़िया से इसमें क्या करेंगे, विवेचना करेंगे, यानी कि बढ़िया से लिखेंगे। अब ओम का नियम क्या होता है प्यारे बच्चों, ओम का नियम ये होता है कि यदि भौतिक अवस्थाएं, और भौतिक अवस्थाएं क्या क्या हो सकती है, जैसे यहाँ पे मान सकते हो ताप, लंबाई इत्यादि, ये सब क्या हो सकती है, भौतिक अवस्थाएं हो सकती है, ठीक है। इत्यादि स्थिर हो, स्थिर होने का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब यानी कि ये होना चाहिए कि यदि भौतिक अवस्थाएं जो भी हमारी हो रही है, ताप, लंबाई या टेम्परेचर, जो कुछ भी हो रहा है उसको क्या करना है, हमें कांस्टेंट करना है, स्थिर रखना है। तब किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न जो विभवांतर होगा, वोल्टेज होगा, वो धारा के सदैव समानुपाती होगा। ये नियम किसने दिया था, ओम ने दिया था। इसी को हम क्या बोलते हैं, ओम का नियम बोलते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक यहाँ से फार्मूला भी निकल कर क्या जाता है, V = I × R। V हमारा क्या हो जाएगा, वोल्टेज हो जाएगा, I हमारा करंट हो जाएगा और R हमारे यहाँ पे रेजिस्टेंस हो जाएगा, यानी कि प्रतिरोध हो जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और फिर बच्चों इसी फार्मूला के हिसाब से हम यहाँ पे एक ओम की परिभाषा भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, समझिए। यहाँ पे करंट को हम क्या कर लेंगे, 1 कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम वोल्टेज को भी 1 वोल्ट मान लेंगे, ठीक है। करंट को 1 एम्पियर और वोल्टेज को हम यहाँ पे 1 वोल्ट मान लेंगे, ठीक है। और इस प्रकार से हम 1 ओम यानी कि रेजिस्टेंस का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम होता है। सभी को पता होता है, इतना कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से हम 1 ओम को परिभाषित करेंगे कैसे, तो यदि किसी चालक में, किसमें, यदि किसी चालक में, चालक मतलब कंडक्टर, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट इजीली प्रोवाइड मतलब फ्लो हो सके, ठीक है। यदि किसी चालक में 1 वोल्ट का विभवांतर देने पर उस चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने लगे, तो उस चालक में जो हमारा प्रतिरोध होगा वो 1 ओम हो जाएगा, ठीक है। वो कितना होगा, 1 ओम होगा। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि वोल्टेज को मान यहाँ पे 1 रखना है और एम्पियर यानी कि करंट का मान भी यहाँ पे 1 एम्पियर रखना है। यहाँ पर जो भी हमारा रेजिस्टेंस आएगा, प्रतिरोध आएगा, यानी कि 1 ओम के बराबर हो जाएगा। समझ गए कि नहीं। चलो अगला हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पे प्यारे बच्चों दे रखा है, समझ सकते हैं कि चुंबकीय बल रेखाओं के 2 गुणधर्म को लिखिए, ठीक है। कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है और इसके 2 गुणधर्म कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हमें क्या करना है, लिखना है। जितना क्वेश्चन पूछा जाए उतना ही करना है, आपको अपने हिसाब से बना के नहीं मतलब कि करना है, ठीक है। एग्जामिनर को बेवकूफ़ नहीं बनाना है, जितना क्वेश्चन पूछा जाए उतना ही करना है, ठीक है। समझ गए। चलो हम यहाँ पे लिखेंगे ख नंबर, चुंबकीय बल रेखाओं के 2 गुणधर्म इस प्रकार हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र रेखाएं होती है जो उत्तरी ध्रुव से उत्पन्न होकर के दक्षिणी ध्रुव तक जाती है। देखो फिर बच्चों होता क्या है, जो हमारी ये जो होती है मैग्नेटिक फोर्स, जो लाइंस होती है वो क्या होती है, नॉर्थ मतलब कि पोल से गुजरती निकलती है और साउथ पोल में एंटर कर जाती है, यानी कि घुस जाती है, ठीक है। समझ कि नहीं, उसी में चली जाती है। चलो अब अगला जो हमारा पॉइंट, इसी में हम लिखेंगे सेकंड पॉइंट कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। कहने का सेंस यहाँ पे ये है कि जो भी मैग्नेटिक फोर्सेस जो लाइन होती है एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। समझ गए कि नहीं, इतना बात क्लियर समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो भी अगर आपको डाउट लगे, दिक्कत लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे समझ सकते हैं प्यारे बच्चों, दूसरा का ग है, एक न्यूमेरिकल है, ठीक है। इसको ध्यान से समझना, बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल है और ये 2 नंबर यहाँ से मिलने वाले हैं आप सभी के, ठीक है। चलो पूछा जा रहा है कि 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सम्मुख एक वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। उपयुक्त किरण आरेख बनाइए तथा प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति ज्ञात करिए। देखो सबसे पहले जो भी यहाँ पे डाटा दिया गया है उसको कलेक्ट करके ऊपर यहाँ पे बढ़िया से हेडिंग लगाकर लिख के लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि दिया गया है, गिवन डाटा हमारा क्या है, सबसे पहले प्यारे बच्चों यहाँ पे फोकस दूरी का मान दे रखा है और प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारा दर्पण कौन सा है,
अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। तो प्यारे बच्चों सभी को पता होगा कि अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है और यू का मान होता है, यानी कि वस्तु की दूरी होती है, हमेशा दर्पण के सामने रखी जाती है। ठीक है, तो दर्पण के सामने रखोगे तो क्या हो जाएगा? सभी का मान निगेटिव आएगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे फोकस दूरी का मान यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना दिया है? 16 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख दिया, और यू का मान भी यहाँ पे -8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमें करना क्या है प्यारे बच्चों? हमें v का मान, यहाँ पे v का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब v की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सभी को पता होगा कि जो दर्पण का सूत्र होता है वो क्या होता है प्यारे बच्चों? कि 1/f क्या होता है? 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u होता है। इतना तो सभी को पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो पता कर लो, वरना बाद में बड़ी दिक्कत हो जाएगा। और एग्जाम का डेट भी आ गया है, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करो। ठीक है, चलो हम क्या करेंगे? f और u का यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। f का मान यहाँ पे क्या है? 16 है, तो यहाँ पे कर देंगे 1/16। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पे 1/v कर देंगे, और यहाँ पे हो जाएगा -1/8। क्यों हम यहाँ पे साइन के साथ रख रहे हैं? ठीक है, यहाँ पे हम निकाल सकते हैं 1/v इक्वल टू, अब इसको इधर ट्रांसफर भेज दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/8। क्या हो जाएगा? 1/8 माइनस 1/16। ठीक है, इतना हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब फिर हम यहाँ से 1/v बराबर निकाल सकते हैं। अब एलसीएम लोगे 16 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, यानी कहने का सेंस यहाँ पे ये हो गया कि 1/16 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, देखो ये प्लस आ गया इधर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 - 1, यहाँ पे 1/16 निकल करके आ गया। ठीक है, अब कहने का यहाँ पे मेन यहाँ पे सोर्स यहाँ पे है प्यारे बच्चों कि v का जो मान आ गया यहाँ से 16 सेंटीमीटर निकल करके आ गया। ठीक है, ये तो हमारा v का मान आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, एक बात और ध्यान से समझो, हमें करना क्या है? इस क्वेश्चन में हमें इसका किरण आरेख बनाना है। क्या करना है? इसमें किरण आरेख बनाना है। अब किरण आरेख प्यारे बच्चों हम यहाँ पे पेंसिल से बनाएंगे, आप सभी को दिखाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे करना क्या है? एक अवतल दर्पण बना लो। ठीक है, ठीक है, अवतल मैंने मान लो बना लिया। ठीक है, चलो अवतल दर्पण हमने बना लिया। अब हम करेंगे क्या? ये क्या से पोल यहाँ पे हो गया, अब फोकस दूरी ये हो गया मान लो। तो अब कहने का सेंस यहाँ पे है कि फोकस दूरी इसकी 8 सेंटीमीटर। कितना है? 8 सेंटीमीटर। मान लो यहाँ पे थोड़ा सा दूर ले रहा हूँ, ये फोकस दूरी है, और फोकस दूरी का मान यहाँ पे 16 सेंटीमीटर रख लो। ठीक है, इसी तरीके से वस्तु की जो लंबाई है वो इसकी आधी है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी यू बराबर कितना है? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना हो गया। अब इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो 16 सेंटीमीटर दूर बनेगा। कहाँ बनेगा? इधर बनेगा। ठीक है, इधर। ठीक है, कहीं यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे v का जो मान होगा 16 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, और क्या बनेगा? वास्तविक बनेगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं? चलो इतना बात हो गया। अब अगला हमारा जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों समझ सकते हैं कि ये वाला तीसरका क। अब तीसरका का क में हम यहाँ पे इसका अथवा वाला सेक्शन करेंगे, न्यूमेरिकल को हल करेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चों को न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, ये तो थ्योरी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल हम यहाँ पे बताने वाले हैं। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे लेंस का यहाँ पे बात आ गया है कि एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर एक वस्तु स्थित है, यानी कि रखी गई है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति किरण आरेख खींचकर बनाइए। ठीक है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, बस खाली लेंस का यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, आओ करते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, यहाँ पे तीसरका का क, और इसका अथवा वाला सेक्शन कर रहे हैं, जाहिर सी बात यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सबसे पहले हमारा गिवन डाटा यहाँ पे फोकस दूरी का मान दे दिया है -20 सेंटीमीटर, और यू का मान भी दे रखा है -20 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है v की वैल्यू, लेकिन यहाँ पे लेंस का सूत्र यहाँ पे हम अपनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे लेंस का सूत्र। क्या लिखेंगे? लेंस का सूत्र। अब फिर बच्चों लेंस का सूत्र क्या होता है? सभी को पता होना चाहिए। ये लेंस का सूत्र क्या होता है? ये होता है 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u होता है। ये लेंस का फार्मूला होता है। ठीक है, हमें क्या करना है? 1/v निकालना है, तो 1/v कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे भेज देंगे 1/v बराबर क्या हो जाएगा? इसको इधर भेज दो, ये हो जाएगा 1/f प्लस 1/u। इतना हो गया, यहाँ पे समझ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब चलो ठीक, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? फोकस और u का मान यहाँ में इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, चलो रखो भाई, तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा? अब देखो फोकस दूरी का मान है -1/20, तो -1/20 रख दो, और इससे भी -1/20। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? -1 ये पे हो जाएगा -2/20। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? बराबर -1/10, यानी कि 1/10 आ जाएगा। ठीक है, इतना। ठीक, अब कहने का सेंस यहाँ पे ये है कि v बराबर क्या हो जाएगा? -10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा तो आ गया आंसर।
ये भी का मान आ गया, ठीक है, कि इतनी दूरी पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। चलो अब हमें करना है कि इसका किरण आरेख बनाना है, तो किरण आरेख आराम से बनाओ। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, अवतल लेंस बनाएंगे, ठीक है। और सभी को पता होगा प्यारे बच्चों कि अवतल लेंस इस तरीके से बनता है, ठीक है। मान लो हमारा ये क्या है, अवतल लेंस हमने बना दिया, ठीक है। चलो अवतल लेंस हमारा हो गया। अब कहने का सेंस हमारी यह है कि फोकस दूरी, यहाँ पे फोकस दूरी का मान हमारा क्या है 20 है। यहाँ पे हम लिखेंगे फोकस दूरी बराबर 20, यहाँ पे फोकस है और यहीं पे हमारी वस्तु भी रखी गई है 20, ठीक है। लेकिन हमारा जो वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, यहाँ बन रहा है भी के स्थान पे। तो भी बराबर हम यहाँ पे लिख देंगे -10 सेंटीमीटर, ठीक है। आराम से इसको रिफ्लेक्ट कर लेना, ठीक है। चलो इतना हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो अब अगला हमारा जो क्वेश्चन आ गया प्यारे बच्चों, यहाँ पे समझ सकते हैं प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा का ख, ठीक है। और ये भी प्यारे बच्चों एक न्यूमेरिकल है, ठीक है। इसको तो मैंने करा रखा है और ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर डिपेंड करता है बताना है, और तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालोगे जब समांतर क्रम में होगा, ठीक है। R1 + R2 + R3 कर दो, आसानी से आ जाएगा, ठीक है। चलो इसको हम करेंगे कि विद्युत शक्ति से क्या समझते हैं, ठीक है। जो हमारी इलेक्ट्रिक पावर होता है, पावर क्या होता है इसके बारे में डिफाइन करना है। और यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया है कि 200 वाट का एक हीटर 250 वोल्ट के मेंस से जुड़ा हुआ है। गणना करना है, कैलकुलेट करना है कि हीटर में प्रवाहित धारा, यानी कि जो भी हमारी करंट घूम रही है हीटर में, हीटर के तार में, वो कितना होगा, ठीक है। साथ में यही बताना है कि हीटर के तार का प्रतिरोध कितना होगा, रेजिस्टेंस कितना होगा, और साथ में ये भी बताना है कि 10 घंटे में व्ययित विद्युत ऊर्जा, हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी है, वो कितना खर्च हुई है, उसको भी हमें क्या करना है यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे बच्चों आओ यहाँ पे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पावर को यहाँ पे डिफाइन करते हैं, यानी कि विद्युत शक्ति क्या होती है इसको समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है एक छोटा सा यहाँ पे मैंने फार्मूला लिख रखा है, और किसी भी अगर प्यारे बच्चों को P = W/T अगर इतना जानते हो तो आसानी से इसका डिफिनेशन कर सकते हो। कैसे, सुनो, किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित होती है उसे हम क्या बोलेंगे, विद्युत शक्ति बोलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे समझो, कहने का बात यहाँ पे क्या है, यहाँ पे P = W/T, T बराबर हम यहाँ पे मान लेंगे 1 सेकेंड, यानी कि यूनिट टाइम में जो भी हमारा जो एनर्जी का ट्रांसफार्म जो होता है, एक स्थान से लेकर के दूसरे स्थान तक जो भी हमारी एनर्जी जाती है उसी को हम क्या बोलेंगे, P बोलेंगे, यानी कि शक्ति बोलेंगे, ठीक है। कहने का सेंस यहाँ पे है कि जो वर्क है हमारा निकल रहा है पर यूनिट टाइम में कितना एनर्जी खर्च हो रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे, विद्युत शक्ति बोलेंगे। समझ में आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो अब यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल पूछा गया है, तो सबसे पहले न्यूमेरिकल को हल करने के लिए हम यहाँ पे ये लिखेंगे गिवन डाटा, कौन कौन सा डाटा हमारा दिया गया है क्वेश्चन में। सबसे पहले हमें P की वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 200 वाट और V की वैल्यू यहाँ पे 250 वोल्ट दिया गया है। और हमें कैलकुलेट क्या करना है कि तार में, यानी कि हीटर के तार में प्रवाहित धारा, ठीक है। धारा मतलब कितना होगा, तो सभी को पता है P बराबर होता है V × I। एक बहुत ही फेमस यहाँ पे फार्मूला है, P बराबर होता है V × I होता है। क्या होता है, P बराबर V × I। और फिर बच्चों हम यहाँ पे करना क्या, हमें I की वैल्यू निकालना है, ठीक है। P बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, V, ये V है, ठीक है, V × I हो गया। अब हमें P बराबर यहाँ पे 200 दिया गया है, ठीक है, और V बराबर हमें 250 दिया गया है, और हमें I की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो I बराबर हम यहाँ से निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा 200 और बटे में 250, और सभी को पता है 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 25 8 है तो यहाँ पे 200 कट जाएगा, ठीक है। यानी 0.8 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 0.8 एम्पियर। करंट तो निकल गया, अब हमें निकालना है प्रतिरोध, रेजिस्टेंस निकालना है। अब प्यारे बच्चों सभी को यहाँ पे आप आसानी से निकाल सकते हैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। जब हमारा I दिया गया है और V दिया गया है तो हम आसानी से R निकाल सकते हैं। क्यों, कैसे, तो V बराबर क्या होता है, I × R होता है, ठीक है। हमें R निकालना है तो R बराबर क्या हो जाएगा, V/I। और वोल्टेज हमारा दिया गया है 250, ठीक है। और I हमारा यहाँ पे निकल करके आ गया 0.8, और इसको डिवाइड कर दो, यहाँ पे ये आ जाएगा, डिवाइड करोगे तो 8 3 के 24, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 0, ठीक है। 8 एकम 8 और यहाँ पे हो गया 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा, और 8 दूना 16 और 8 5 40, इतना ओम हो जाएगा, ठीक है। चलो इतना निकल कर क्या गया। अब हमें ये निकालना है कि 10 घंटे में व्यय ऊर्जा, यानी कि 10 घंटा अगर हम चलाएंगे हीटर को तो हमारे कितना एनर्जी खर्च होगा, इसके बारे में निकालना है। तो यहाँ पे एक और फार्मूला होता है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, P बराबर होता है W/T होता है। क्या होता है,
P बराबर W/T होता है। तो हमें यहाँ पे P दिया गया है, P हमारा है 200 वाट, ठीक है, और W हमें कैलकुलेट करना है, और टाइम हमारा दिया गया है कितना, टाइम हमें दिया गया है 10 घंटा, ठीक है। तो हम यहाँ पे आसानी से 10 घंटा रख देंगे, तो हमें क्या हो जाएगा, W बराबर 200 और गुणे 10 कर देंगे, यानी कि 2000, ठीक है, जूल। अब यहाँ पे W बराबर क्या हो जाएगा, 2000, यहाँ पे जूल निकल करके आ गया, तो 2 किलो जूल हम यहाँ पे आसानी से लिख सकते हैं, 2 किलो जूल, 2000 जूल को हम 2 किलो जूल लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से न्यूमेरिकल भी करना है, तभी आपके नंबर अच्छे से अच्छे मिलेंगे, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पे मूव करेंगे अगले क्वेश्चन पे। ये भी फिजिक्स का सेक्शन होने वाला है, और ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। इसको समझते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछा गया है कि दिष्ट धारा तथा प्रत्यवर्ती धारा में क्या अंतर है, यानी कि डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट में डिफरेंस बताना है, DC/AC में डिफरेंस बताना है, साथ में विद्युत मोटर की रचना, सिद्धांत और कार्यविधि इसका वर्णन करना है। कई बार बता रखा हूँ, इसको इस वीडियो के माध्यम से नहीं बताऊंगा। यहाँ पे क्वेश्चन ये दिया गया है, इसको बताऊंगा कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है। अभी मैंने बोला था ना कि इसको बताऊंगा कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है, और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल का मान किन किन बातों पर डिपेंड करता है उसको बताना है। साथ में यही बताना है कि यदि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो तब बल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और जब यदि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा, परपेंडिकुलर होगा, तब हमारे फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कंडीशन बताना है, ठीक है। चलो इसको समझते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, आराम से समझना, ठीक ना। चलो सबसे पहले प्यारे बच्चों यहाँ पे करेंगे क्या, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम लिखेंगे, ठीक है, कि फ्लेमिंग ने अपने बाएं हाथ के नियम में कौन कौन सी बातें समझाई थी, कौन कौन सी बातें रखी थी, इसको समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे, बढ़िया शेडिंग लगाएंगे कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अब इस नियम के अनुसार होता क्या है, समझते हैं सबसे पहले बात को, कि इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी, ठीक है, जिस मान लो ये अपना बाएं हाथ ले लो। अब इसमें बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा, ये देखो ये तर्जनी होती है, इसको हम बोलते हैं तर्जनी, इसको हम बोलते हैं अंगूठा, और इसको हम बोलते हैं मिडिल फिंगर, ठीक है, मध्यमा बोलते हैं। इसको इस तरीके से डिफाइन करना है, इस तरीके से करना है कि तीनों एक दूसरे पे लंबवत हो, परपेंडिकुलर हो, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बना सकती है तीनों अंगुली, ठीक है। चलो तो इस नियम के अनुसार यही बोलता है कि अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को इस प्रकार फैलाया जाना चाहिए कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो, क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तब तर्जनी, जो ये हमारी तर्जनी उंगली है, ठीक है, वो चुंबकीय क्षेत्र बताएगी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बताएगी, मध्यमा करंट बताएगी, और अंगूठा हमारा क्या बताएगा, चुंबकीय बल बताएगा, ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स बताएगा, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया, आसानी से समझ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, इसी में बोला जा रहा है कि किन किन बातों पे ये मतलब कि फोर्स डिपेंड करता है उसके बारे में लिखना है, ठीक है। तो धारावाही चालक पर लगने वाला जो बल का मान होता है, यहाँ पे लिखेंगे कि भाई किन किन बातों पे डिपेंड करता है, ठीक है। समझाएंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पे डिपेंड करेगा, चालक की लंबाई पे डिपेंड कर सकता है, और साथ में चालक में धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के एंगल पे डिपेंड कर सकता है, ठीक है। इतना बात यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब अगला हमारे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई जब यहाँ पे अगर किसी भी धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होगा तब फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और जब लंबवत होगा तब फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसको यहाँ पे लिखते हैं। एंगल का बात है, आसानी से लिख सकते हो। यहाँ पे देखो, जब थीटा का मान यहाँ पे जब 0 करेंगे तो सभी को पता होगा, ये फेमस फॉर्मूला है, F बराबर BIL साइन थीटा। अब साइन थीटा जब यहाँ पे समांतर होगा तो जाहिर सी बात है दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनेगा। जब 0 डिग्री का एंगल बनेगा तो साइन थीटा में 0 का वैल्यू रखोगे तो जाहिर सी बात है साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पे फोर्स 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कहने का सेंस यहाँ पे ये है कि वहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं जनरेट किया जाएगा, ठीक है। लेकिन जब थीटा का मान जब लंबवत हो जाएगा यानी कि 90 डिग्री का हो जाएगा तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या रख देंगे, 90 डिग्री के यहाँ पे रख देंगे। और सभी प्यारे बच्चों को पता है कि साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, ठीक है। तो F बराबर BIL साइन थीटा, और थीटा का वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री रखेंगे और 90 के जगह पे यहाँ पे 1 रख देंगे। तो A बराबर क्या आ जाएगा, BIL, और सभी को BIL का फार्मूला पता ही क्या होता है, ठीक है। चलो अब हम आ जाएंगे प्यारे बच्चों अगले सेक्शन पे, यानी कि सेक्शन सेकंड यानी कि सेक्शन बी पे, यानी कि खंड ख को समझते हैं। अब खंड ख में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के क्वेश्चन को, ठीक है। बारी बारी समझते हैं। इस पूरे पेपर को तैयार कर लो, इस पूरे पेपर में से पक्का कुछ ना कुछ यहाँ पे आप सभी के क्वेश्चन मैच कर जाएंगे बोर्ड के पेपर में, ठीक है। चलो पार्ट भी हमारा सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन 3 MCQ पूछे गए हैं, इसको समझते हैं। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में अम्लीय लवण कौन सा है, बताना है।
4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से कोई एक ऑप्शन सही है, उसको चूज करके अपने आंसर शीट में लिखना होता है, ठीक है। अब अम्लीय लवण ये है NaHSO4, डायरेक्ट सभी को पता है, आसानी से कर जाओगे। अब इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ पे लिखने का तरीका मैंने कई बार बता रखा हूँ। प्रश्नोत्तर संख्या 5वां, इसका क ख ग। अब क का सेकंड ऑप्शन सही है तो सेकंड यहाँ पे लिख दो, ठीक है। जो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है वो यहाँ पे ऑप्शन रख दो, ठीक है। चलो अब अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये जो रिएक्शन दिया गया है यह अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, ठीक है। Fa2O3 + 2Al और यहाँ पे देखो Al2O3 + 2Fe। तो प्यारे बच्चों एक बात यहाँ पे आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे कि ये जो Fa का यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं और यही यहाँ पे विस्थापित हो गए 2Fe के माध्यम से, ठीक है। ऑक्सीजन के यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, फिर यहाँ पे भी 3 मॉलिक्यूल्स हैं और एल्युमिनियम के यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल्स है। कहने का सेंस यहाँ पे ये है कि जितने मॉलिक्यूल्स लेफ्ट हैंड साइड में है उतने मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पर राइट हैंड साइड में भी मौजूद है। यानी कि ये क्या है, एक मतलब कि विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है, यानी कि रिप्लेस हो जा रही है, ठीक है। समझ में पा रहे कि नहीं, यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो ख का यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही, ख का थर्ड ऑप्शन सही, विस्थापन अभिक्रिया लिख देंगे आसानी से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया कि एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत बनना कहलाता है। जैसे मान लो कोई भी एल्युमिनियम का बर्तन दिया गया है, बर्तन है, उस पर जब भी ऑक्सीजन का कोटिंग हो जाएगा, परत जमना मतलब उस पर ऑक्सीजन आकर के जम जाएगा, उसे हम बोलते हैं, कहने का सेंस यहाँ पे है कि संक्षारण की प्रकृति आ जाए, फिनोमेना आ जाए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एनोडिंग बोलेंगे कि कैटिनेशन बोलेंगे कि या बेसेमरीकरण बोलेंगे कि इनमें से कोई नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो हम उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एनोडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनोडिंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, ग का पहला ऑप्शन एनोडिंग, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हमारा छठा जो क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि वियोजन अभिक्रिया क्या है, एग्जाम्पल दीजिए। एक एग्जाम्पल देना है, आसान है क्वेश्चन। वियोजन अभिक्रिया भाई बताना है क्या होता है, आओ समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, इसको हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे, ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल देंगे। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, जब एक बार टूट कर, ठीक है, जब एक बार टूटकर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ का निर्माण होता है तब उसे हम क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे यहाँ पे मान लो यहाँ पे जल है, अब प्यारे बच्चों जब जल को आप गर्म करोगे, ठीक है, मान लो हमने इसको हीट दे दिया, गर्म कर दिया, तो जल है जो हमारा H2O है, और H2O हमारा जाहिर सी बात है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से मिला हुआ है। तो जब इसको हीट दोगे तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग टूट जाएंगे, और टूटने के फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे, वियोजन रिएक्शन बोलेंगे, यानी कि वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। समझ में आ गया कि नहीं, ठीक है। चलो अब अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि तथा उपयोग लिखिए, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाते हैं और इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, इसके बारे में हमें लिखना है। सभी को पता है, जो भी हम हाथ पैर टूट जाते हैं हम यहाँ पे एक पट्टी बनवाते हैं, हाथ पैर पे क्या करते हैं, कमचा, जो पट्टी बनवाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, ठीक है। अब इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको समझते हैं कैसे बनाएंगे। जब मान लो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब भी हम विशुद्ध जिप्सम को, अब जिप्सम का फार्मूला क्या होता है, CSO4.2H2O, सभी को पता होना चाहिए जिप्सम का फार्मूला ये होता है, बहुत ही फेमस फार्मूला है, ठीक है, इसको याद रखना। जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस जिप्सम को गर्म कर दोगे ना तो क्या हो जाएगा, जलांश का 3/4 भाग निकल करके उड़ जाएगा, और उसी को हम क्या बोलेंगे, जो भी हमारा परिणामी पदार्थ बचेगा उसी को हम बोलेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस या पेरिस प्लास्टर बोलेंगे, ठीक है। अब इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, CSO4.2H2, ठीक है, क्या होता है CaSO4.2H2, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब यही क्या होता है भाई, इसका हम उपयोग कहाँ पे करते हैं, तो इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को सही करने पे करते हैं, साथ में हम कमची वगैरह बांधने के लिए करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब अगला हमारा जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, छठवां का ग नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भाई संक्षारण क्या होता है, क्या पूछा जा रहा है कि संक्षारण क्या होता है, और संक्षारण के 2 एग्जाम्पल दीजिए, ठीक है, यानी कि कोरोजन क्या होता है, ठीक है, पूछा जा रहा है कि व्हाट इज कोरोजन, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन, ठीक है, कि भाई कोरोजन क्या होता है, कोरोजन का 2 एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं, इसके बारे में लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे कोरोजन को डिफाइन करते हैं कि जब धातुओं को वायुमंडल के संपर्क में रखा जाता है, मान लो कोई भी मेटल है, ठीक है, जब हम उसको खुले इन्वायरमेंट में छोड़ देंगे, रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, वायुमंडल में उपस्थित गैसों तथा नमी की उपस्थिति में
धातु धीरे धीरे नष्ट होने लगती है और इसी फिनोमेना को हम संक्षारण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संक्षारण बोलते हैं। ठीक है, समझ पा रहे कि नहीं? इसी को हम क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं। अब कोरोजन का सटीक जो एग्जाम्पल होता है लोहे पर जंग लग जाना। जैसे सभी को पता है हम क्या करते हैं कि हम अपनी बाइक या साइकिल या जो भी लोहे से बनी वस्तुओं को अगर हम खुले एरिया में छोड़ देते हैं तो क्या होता है, उस पर जंग लग जाती है, धीरे धीरे वस्तु क्षय होने लगता है, उसका रंग वगैरह सब बेकार होने लगता है। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं? संक्षारण बोलते हैं। या एक और एग्जाम्पल दे सकते हैं कि तांबे के बर्तन नीले हरे हो जाना हो। ठीक है, तांबा का जो बर्तन होता है नीला हरा हो जाता है। ठीक है, ये भी संक्षारण का फिनोमेना होता है। ठीक है, चलो अब अगला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है, IUPAC नाम लिखना है। और प्यारे बच्चों ये बोर्ड के पेपर में हमेशा 2 नंबर के IUPAC नाम पूछा जाएगा। 2 आएगा लेकिन 2 नंबर में आएगा। ठीक है, अब IUPAC नाम यहाँ पे बताते हैं भाई। इसका IUPAC नाम क्या होगा? CH3C11O और CH3। इसका IUPAC नाम क्या होगा? इसका IUPAC नाम मैं यहाँ पे लिख करके लाया हूँ, एक्टेनोन। क्या बोल सकते हैं इसको? हम एक्टेनोन बोल सकते हैं या डाई मेथिल कीटोन बोल सकते हैं। कीटोन कैसे बोलेंगे? कब बोलेंगे? जब ये डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा तब बोलेंगे। ठीक है, चलो अब अगला हमारा जो क्वेश्चन है CH3 CH2 CH2 Br। और ठीक है, यहाँ पे Br आ गया तो यहाँ पे सबसे पहले कैसे स्टार्ट करेंगे कि 1 एक Br है तो एक यहाँ पे करेंगे और ब्रोमो कर देंगे Br के लिए। और यहाँ पे ये तो सभी को पता है ये प्रोपेन का केमिकल यहाँ पे IUPAC नाम दिया गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एक ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? चलो अब अगला हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे ये पूछा गया है कि मेंडेलीव की आवर्त सारणी क्या है। ठीक है, इसकी 2 लाभ लिखिए। मेंडेलीव की आवर्त सारणी के 2 उपयोग लिखना है कि भाई इसका कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इसको समझते हैं कि मेंडेलीव की आवर्त सारणी होती क्या है। लिखते हैं, आओ। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, ये तो सभी को पता है। ठीक है, और मेंडेलीव ने भौतिक एवं रासायनिक गुणों की समानता के आधार पर समस्त तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु भार के रूप में व्यवस्थित किया गया। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? मेंडेलीव की आवर्त सारणी बोलेंगे। और इसका हम इसका लाभ क्या है कि भाई हम किसी भी चीज़ को, किसी भी तत्व को, किसी भी धातु को, किसी भी उपधातु को आसानी से मतलब कि पहचान सकते हैं, इजीली खोज सकते हैं, या उसके परमाणु भार या परमाणु क्रमांक के मदद से उसके हम बारे में पता लगा सकते हैं कि उसका बिहेव कैसा है, उसकी क्वालिटी क्या है। ठीक है, चलो अब अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, सबसे खतरनाक क्वेश्चन। ठीक है, कि भाई निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है। ठीक है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया गया, इसके बारे में टिप्पणी लिखना है। और टिप्पणी नहीं आ रहा है तो ये लिख देना है, केमिकल रिएक्शन दे देना है। तो केमिकल रिएक्शन बहुत से बच्चों को नहीं आता है। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से केमिकल रिएक्शन वाला ही सेक्शन बता रहा हूँ। ठीक है, इसको ध्यान से समझना क्योंकि ये बोर्ड के पेपर में हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, और समझते हैं। केमिकल रिएक्शन हमें ये देना है कि जब हम एथेनॉल को सोडियम के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। एथेनॉल को किसके साथ गर्म करना है? सोडियम के साथ अभिक्रिया कराना है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों आप सभी को सबसे पहले तो एथेनॉल का केमिकल फार्मूला पता होना चाहिए, साथ में सोडियम का भी केमिकल फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, अब तब क्या करेंगे? इसको दोनों का केमिकल रिएक्शन करवाएंगे। साथ में हमें ये करना है कि एथेनाइक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाना है। उसके बाद यहाँ पे एथेनाइक एसिड को सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाना है। आओ बारी बारी से इसको रिएक्शन देखते हैं। आओ, जब यहाँ पे हम एथेनॉल को सोडियम के साथ रिएक्शन करेंगे, यहाँ पे देखो एथेनॉल का ये केमिकल फार्मूला है H3CH2OH। ये क्या है? एथेनॉल है। ठीक है, ये क्या है? एथेनॉल है। और यहाँ पे किसके साथ रिएक्शन कराना है? सोडियम के साथ। तो हमें क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा CH3CH2ONA। ठीक है, यह मिल जाएगा, हमें H2 गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है, इसको बैलेंस कर देंगे आसानी से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी तरीके से हमारा यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एथेनाइक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराना है। तो एथेनाइक एसिड का ये केमिकल फार्मूला है CH3COOH। ठीक है, अब हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है? NaOH, सभी को पता है। रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिलेगा CH3COONA हो जाएगा और साथ में हमें जल मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमें क्या करना है? एथेनाइक अम्ल को या एथेनाइक एसिड को सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म कर दो भाई, रिएक्शन करा दो। एथेनाइक एसिड का केमिकल फॉर्मूला सेम टू सेम यही है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट ये दिया गया है, रिएक्शन करा दो। CH3COONA प्लस क्या हो जाएगा? CO2 और साथ में जल मिल जाएगा। ठीक है, इतना बस समझ में आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब चलो अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एथेनाइक एसिड के 2 उपयोग लिखिए। ठीक है, अब इसका 2 उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं? एथेनाइक अम्ल का व्यापक रूप से कई उद्योगों में उपयोग कर सकते हैं। ठीक है,
इंडस्ट्रियल एरिया में कर सकते हैं, साथ में सिरका की उच्च सांद्रता को कम करने के लिए कर सकते हैं। जो भी हमारा सिरका वगैरह बनता है उसकी कंसिस्टेंसी को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अम्ल व क्षारक परस्पर कैसे अपक्रिया करते हैं, एग्जाम्पल देकर के समझाइए। अम्ल और क्षारक भाई रिएक्शन कैसे करेंगे इसके बारे में समझते हैं कि एसिड और बेस रिएक्शन कैसे करेंगे। ठीक है, आओ रिएक्शन करवाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे धातुएं अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है, ठीक है, देती है। उसी तरीके से अम्ल के साथ शेष भाग के साथ मिलकर धातुएं एक यौगिक कंपाउंड बना लेता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लवण बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक यहाँ पे एसिड लिखा गया है कि यहाँ पे बेस लिखा गया है। ठीक है, दोनों को जब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन कराओगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिया है CH3COOH, मैंने लिया है एथेनाइक एसिड को लिया है, साथ में यहाँ पे बेस ले लिया है। ठीक है, NaHCO3। ठीक है, इसको मैंने अगर रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एक लवण मिल जाएगा। ठीक है, साथ में हमें जल भी मिल जाएगा, साथ में हमें CO2 गैस भी मिल जाएगी। ठीक है, चलो अब अगला हमारा क्वेश्चन आ गया सेक्शन सी, यानी कि खंड ग। अब खंड ग में सभी को पता है प्यारे बच्चों की बायोलॉजी का सेक्शन होने वाला है, और बायोलॉजी में बहुत से बच्चों को दिक्कत रहता है। इसको समझते हैं। पूछा जा रहा है कि मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप होता है। अब मेंडल के हिसाब से भाई जो पौधा होता है, मटर का पौधा होता है, उसका जीन कैसा होता है, तो होता है TT टाइप का। क्या होता है, TT टाइप का, कैपिटल T दोनों होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। यहाँ पे हम लिख देंगे T और यहाँ पे भी लिख देंगे T। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया कि स्वपोषी पोषण हेतु क्या आवश्यक है। स्वपोषी पोषण क्या होता है भाई, मतलब ऐसे जीव या जंतु जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, खुद पे डिपेंड रहते हैं भोजन के लिए, उसे हम क्या बोलेंगे, स्वपोषी पोषण बोलेंगे। ठीक है, अब इस स्वपोषी पोषण के लिए हम क्या क्या हमें चाहिए, सबसे पहले तो हमें चाहिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, साथ में हमें जल भी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमें चाहिए क्लोरोफिल भी चाहिए, और हमें अंत में चाहिए क्या, सूर्य की रोशनी, सूर्य का प्रकाश चाहिए। तो सभी के सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी कि बिल्कुल जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी, लिख देंगे इनमें से सभी। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भाई मूत्र निर्माण होता है, किसमें होता है, वृक्क में, यकृत में, प्लीहा में या हृदय में, किसमें होता है, ये होता है वृक्क निर्माण में। मूत्र कहाँ बनता है, हमें वृक्क में बनता है। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, पेप्सिन, एमिलेस, ट्रिप्सिन या लाइपेस। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, हमें ये मिलता है एमिलेस टाइप का। कौन सा मिलता है, एमिलेस। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, एमिलेस। ठीक है, चलो अब अगला हमारा ये क्वेश्चन आ गया कि भाई सजीवों तथा निर्जीवों में 2 प्रमुख अंतर बताओ। ठीक है, कि सजीव में और निर्जीव में क्या अंतर होता है। ठीक है, इसके बारे में बताना है। ठीक है, और लिविंग और नॉन लिविंग क्या होते हैं भाई, इसको समझते हैं। बहुत ही बेहतर यहाँ पे लिखा गया है 2 अंतर। ठीक है, सबसे पहला अंतर तो ये है कि सजीव में जीवन होता है। सजीव मतलब कि ऐसा जीव या जंतु जिसमें जान होता है, जिसमें जीवन होता है। ठीक है, वो सजीव कहा जाएगा, जबकि निर्जीव में कोई जान नहीं होता है। ठीक है, जैसे मान लो सजीव कहने का सेंस यहाँ पे क्या है, जैसे हम हैं, बोल रहे हैं, या कोई पक्षी है, कोई भी चीज़ है जो चल सकता है, मूव कर सकता है, सजीव में आएगा। ठीक है, अब निर्जीव में क्या हो सकता है भाई, सजीव में शोषण कर सकते हैं, लेकिन निर्जीव शोषण नहीं कर सकता है। ठीक है, एक और भी डिफरेंस आ गया हमारा। चलो अब इसी तरीके से अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है, आइए अब शोषण को समझते हैं कि शोषण होता क्या है। ठीक है, यानी कि जो भी हम यहाँ पे शोषण हमारा होता है, कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं, इसको हमें क्या करना है, बस खाली डिफाइन करना है। 2 नंबर का पूछा गया है, ज़्यादा मैटर नहीं लिखना है इसमें, समझे कि नहीं। चलो आओ सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि वे सभी क्रियाएं, क्या लिखेंगे, कि वे सभी क्रियाएं जो ऑक्सीकरण के द्वारा खाद्य पदार्थों से रासायनिक ऊर्जा मुक्त करने से संबंधित होती है, उसी प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, श्वसन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कि वे सभी क्रियाएं जो ऑक्सीकरण के द्वारा खाद्य पदार्थों से रासायनिक ऊर्जा मुक्त करने से लेकर के संबंधित होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, श्वसन बोलेंगे, यानी कि रेस्पिरेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेस्पिरेशन बोलेंगे। समझ गए कि नहीं इतना बात। चलो अब अगला हमारा जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वो ये पूछा गया है कि भाई एक खुले रंध्र को नामांकित चित्र बनाइए। रंध्र का मतलब क्या होता है, ओपन स्टोमेटा।
ओपन स्टोमेटा के बारे में यहाँ पे बताना है, फिगर खाली बनाना है, इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखना है। अगर लिख दोगे तो और भी बढ़िया बात हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बस हमने यहाँ पे क्या कर दिया कि ओपन स्टोमेटा का यहाँ पे फिगर बना दिया, ठीक है। फिगर यहाँ पे समझ सकते हैं ओपन स्टोमेटा कैसे बनाएंगे। ओपन स्टोमेटा इसी को बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो जो बाहरी परत आप सब लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, सबसे पहले यहाँ पे फिगर इसका ऐसा होता है, इसकी हम क्या बोलेंगे, अंदर वाले मटेरियल को रंध्र बोलेंगे, ठीक है, स्टोमेटा बोलेंगे। अब ओपन स्टोमेटा कैसे बोलेंगे, इसको जब यहाँ पे ये ओपन टाइप का होगा इसी को हम ओपन बोलेंगे। अब यहाँ पे देखो जो ये अंदर वाली दीवार है इसको हम क्या बोलेंगे, आंतरिक दीवार यानी कि इंटरनल वाल बोलेंगे, ठीक है। अब इसके जो जस्ट यहाँ पे बाहर जो यहाँ पे कवच यहाँ पे रखा गया है इसको बचाने के लिए, इसको हम क्या बोलेंगे, बाहरी दीवार या आउटर, ठीक है, आउटर वाल, ठीक है। इतना बात समझ में आ रहा है। और अंदर का जो मटेरियल इसी को हम क्या बोलेंगे, रंध्र बोलेंगे, स्टोमेटा बोलेंगे, ठीक है। और ये ओपन स्टोमेटा का ओरिजिनल फिगर है, ठीक है। चलो अब अगला हमारा जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वो ये पूछा गया है कि भाई देखो प्रश्नोत्तर संख्या 11 कि पादपों में जल तथा भोजन का परिवहन कैसे होता है। पादप मतलब जो भी हमारे पेड़ पौधे होते हैं, प्लांट होते हैं, उसमें भाई जल और भोजन का परिवहन किस माध्यम से होता है, कैसे होता है, इसके बारे में बताना है। और ये नहीं आ रहा है, ये करो कि मानव के मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करना है, यानी कि क्या करना है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताना है, किसका, फीमेल का, ठीक है। तो दोनों में से किसी एक को करना है, तो हम यहाँ पे करेंगे, आप सभी को बताएंगे जल और भोजन का परिवहन किस माध्यम से होता है, ठीक है। इसको समझते हैं, बहुत ही बढ़िया थ्योरी है, इसको समझो। लिखेंगे कि पौधे अपनी जड़ों के माध्यम से जल और खनिज को अवशोषित करते हैं। सभी को पता है जो ही प्लांट्स होते हैं वो जड़ के माध्यम से, जड़ मतलब रूट के माध्यम से, जो निचला जो सिरा होता है उसी के माध्यम से तो जल और खनिज पदार्थ को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, यानी खींचते हैं, ठीक है। साथ में और क्या करते हैं, पौधों के तने, पत्तियों, फूलों इत्यादि जैसे अन्य हिस्सों में क्या कर देते हैं, इसे पहुंचा देते हैं। जैसे यहाँ पे जाइलम वाहिका होती है, वाहिकाओं से लेकर कि जल एवं खनिजों को पौधों को, ठीक है, जड़ों से लेकर के उसकी पत्तियों तक पहुंचाया जाता है, किसके माध्यम से, जाइलम वाहिकाओं के थ्रू। वाहिकाओं मतलब नस होता है, जैसे मान लो नस में हमारी जो नस होता है उसी में जो हमारा खून होता है, ब्लड जिसे घूमता रहता है, उसी तरीके से जाइलम वाहिकाओं के माध्यम से जड़ मतलब कि जल और खनिज पदार्थ को क्या करते हैं, खींचते रहते हैं, अवशोषित करते रहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं। चलो अब अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है, समझ सकते हैं कि भाई हमें ये बताना है कि गुणसूत्र किसे कहते हैं, मानव में लिंग निर्धारण प्रक्रिया का वर्णन करिए, ठीक है। ये अगर नहीं आ रहा है तो इसको करना है, अपशिष्ट उत्पाद क्या होते हैं, इसकी निम्नीकरण के विविध विधियों के बारे में उपाय लिखना है, ठीक है। दोनों में से किसी एक को करना है। हम यहाँ पे किए हैं ऑप्शन नंबर सेकंड को, अथवा वाले को यहाँ पे किए हैं। अब इसको आसानी से समझ सकते हैं, मतलब कि कोई जटिल टॉपिक नहीं है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। सबसे पहले हम यहाँ पे ये समझते हैं कि भाई अपशिष्ट उत्पाद क्या होते हैं, ठीक है, समझते हैं। तो किसी भी प्रक्रम के दौरान क्या बोलेंगे कि किसी भी प्रक्रम के दौरान या अंत में बचने वाला अनुपयोगी, अनुपयोगी मतलब जिसे हम यूज ना कर सके, जो दोबारा हमारे काम ना आ सके, ठीक है। अनुपयोगी का मतलब क्या होता है, जिसे हम रीयूज नहीं कर सकते हैं, जिसे हम दोबारा मतलब कि कहीं भी हम उसका उपयोग ही नहीं कर सकते हैं। तो किसी भी प्रक्रम के अंत में बचने वाला अनुपयोगी जो हमारे काम का नहीं आते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, अपशिष्ट पदार्थ या अपशिष्ट उत्पाद बोलेंगे। समझ में आ गया। दो तरीके का होता है, एक होता है जैव निम्नीकरणीय, एक होता है अजैव निम्नीकरण। अब जैव मतलब क्या होता है, जो जीवों से प्राप्त होता है, ऐसे अनुपयोगी पदार्थ जिसका हम बार बार यूज नहीं कर सकते हैं, जो जीवों से हमें मिलता है उसे हम क्या बोलेंगे, जैव निम्नीकरण। लेकिन अजैव क्या बोलेंगे, जिसे अजीव, अजीव मतलब निर्जीव। निर्जीव का कहने का सेंस यहाँ पे क्या हो गया, पेड़ पौधे, कोयला या जो भी हमारे खाद्य पदार्थ मतलब कि चट्टान वगैरह हो गया, उससे जो भी हमारे अपशिष्ट पदार्थ मिलते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, अजैव निम्नीकरण बोलेंगे, ठीक है। दोनों का मैंने इसलिए यहाँ पे हेडिंग को लिख रखा था, ठीक है। चलो अब अगला हमारा जो प्यारे बच्चों यहाँ पे अगला हमारा जो क्वेश्चन आ गया वो हमारा इस पूरे यहाँ पे क्वेश्चन का अंतिम नंबर क्वेश्चन आ गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझो वरना दिक्कत हो जाएगा। 7 नंबर का क्वेश्चन है और 7 में 7 नंबर कैसे स्कोर करोगे अभी तुरंत पता चल जाएगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन है अथवा करके है, पर्यावरण को सबसे पहले डिफाइन करना है, ठीक है। एक अच्छे पर्यावरण हेतु प्राकृतिक संसाधनों के समुचित संरक्षण तथा उचित उपयोग की चर्चा करना है, ठीक है। अगर ये नहीं आ रहा है ये करो,
ऊर्जा के परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं, इसके बारे में हमें क्या करना है, डिफाइन करना है, चर्चा करना, लिखना है, बढ़िया से लिखना है। इसमें कम से कम 2-3 पेज लिखोगे तब जाकर के 7 नंबर पाओगे। समझ में आ रहा है? ये कोई फिजिक्स का न्यूमेरिकल नहीं है कि न्यूमेरिकल कर दिए एक पन्ने में आपका नंबर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें जितना लिखोगे उतना ही नंबर अच्छा मिलेगा। समझ पा रहे कि नहीं? अब आओ समझते हैं भाई कि ऊर्जा के परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में डिफाइन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आप सभी प्यारे बच्चों को यहाँ पे हेडिंग लगाना होगा, प्रश्नोत्तर संख्या 12। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, ऊर्जा के परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोत। अब देखो यहाँ पे समझो, हेडिंग 2 लगाना है, परंपरागत स्रोत। अब परंपरागत स्रोत में कौन कौन सी चीज़ आएंगे, सबसे पहले ये समझो कि भाई परंपरागत स्रोत के अंदर कौन कौन सी चीज़ आएंगे। मतलब परंपरागत मतलब ये होता है कि परंपरा के हिसाब से, जिसे हम नहीं बना सकते हैं, ठीक है। समझ पा रहे कि नहीं? भले उसे मॉडिफाइड कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं, लेकिन हम उसे बना नहीं सकते हैं। जैसे यहाँ पे जल कोई बना सकता है? नहीं। उपले, कोयला, पेट्रोल, डीजल, गैस, बिजली, समझ पा रहे कि नहीं? इसे हम बस खाली मॉडिफाई कर सकते हैं, हम अपने से इसे डेवलप नहीं कर सकते हैं। समझ पा रहे कि नहीं? तो इसे हम बोलेंगे परंपरागत स्रोत। अब हमें ये इसी के बारे में चर्चा करना है कि भाई इसका कैसे मिलता है, इसमें कैसे कैसे हमें एनर्जी मिलती है, इसके बारे में पूरा डिफाइन करना है, बढ़िया से करना है, ठीक है। उसके बाद से हमें अगला इसी में टॉपिक है गैर परंपरागत स्रोत। अब गैर परंपरागत स्रोत मतलब क्या होता है भाई, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस या परमाणु ऊर्जा, ठीक है। तो गैर परंपरागत मतलब ये होता है नॉन ट्रेडिशनल, ठीक है। एक होता है ट्रेडिशनल, एक होता है नॉन ट्रेडिशनल, ठीक है। तो ट्रेडिशनल का मतलब ये हो जाएगा, जैसे हम देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया, कोयला, पेट्रोल, डीजल। अब पेट्रोल और डीजल क्या कर सकते हैं, हम इसे प्यूरिफाई तो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये बताओ, सौर ऊर्जा इसे हम बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। पवन ऊर्जा इसको भी हम नहीं बना सकते हैं। ज्वारीय ऊर्जा इसको भी नहीं बना सकते हैं, ठीक है। बना नहीं सकते हैं, इसका हम यूटिलाइज कर सकते हैं, एक माध्यम से लेकर के दूसरे माध्यम में क्या कर सकते हैं, इसको हम कन्वर्ट खाली कर सकते हैं। बिजली हम बना सकते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये परंपरागत में आ जाएगा। लेकिन जो हम नहीं बना सकते हैं, गैर परंपरागत में आ जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे कि नहीं? जो हमारे ट्रेडिशन में चल रहा है उसे हम आसानी से बना सकते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कोयला हो गया, ठीक है। अपने हिसाब से उसे हम परंपरागत बोलेंगे। गैर परंपरागत में क्या आ जाएगा, जितनी भी हमारी एनर्जी है जो कि हमें नेचर से मिलती है, प्रकृति ने हमें दिया है, उसको हम क्या बोलेंगे, गैर परंपरागत स्रोत बोलेंगे। जिससे हमारा हो गया सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी हो गया, वाइंड एनर्जी हो गया, ठीक है। इसी तरीके से पवन एनर्जी हो गया, ज्वारीय एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी हो गया, बायोगैस हो गया, परमाणु एनर्जी हो गया, सब क्या है, गैर परंपरागत स्रोत होने वाले हैं, ठीक है। समझ गए? तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी, तो वीडियो को लाइक कर देना। और एक बात और ध्यान रखना, ये अभी हमारा 824 BO का कोड है, ये पहला कोड है। अभी मैं इसी साइंस को लेकर के 7 ऐसे कोड लेकर के आने वाला हूँ, ठीक है, और 6 लेकर के आऊँगा। प्यारे बच्चों आप यकीन मानो कि अगर आप 6 कोड को तैयार कर लेते हो तो बोर्ड के पेपर में का इतना % पक्का हो जाएगा, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, ठीक है। तो आप सभी लोग देखो, बस खाली चेंज यही हुआ है कि आप सभी लोग शुरू में देखो, यहाँ पे देखो, शुरू में बस खाली 20 MCQ आएंगे। बाकी इसका भी अगर MCQ निकाल करके देखोगे तो सेम टू सेम यहाँ पे देखो, पार्ट ए में 4 MCQ यहाँ पे पूछा गया, देख सकते हो, और पार्ट बी में यहाँ पे देख सकते हो 3, ठीक है, केमिस्ट्री से, और पार्ट सी में भी 4 MCQ यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। 4 और 4 8 और 3 11, यहाँ पे 11 MCQ यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।